हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास की 5वीं क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 4 क्लास हो चुकी हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे जहां से आप क्लास को जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कल पढ़ रहे थे कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, क्या भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। तो उसका हम लोगों ने जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था कि अभिलेख, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जो अभिलेख होते हैं उनको पढ़ा था, और फिर उसके बाद स्मारक और भवन पढ़ा गया था। और आज हमको पढ़ना है क्या, सिक्के। तो आज हमको पढ़ना है सिक्के। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग अपने नोट्स निकाल लें और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको विभिन्न एग्जामों में इसी क्लास को देखना पड़े, इसी से फ़ायदा हो जाए आपका। और आप लोग मात्र एक क्लास देखने के बाद रिवीजन आप लोग करते रहें। आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी क्लास नहीं मिलेगी जिसमें आपको पूरा एक कंसाइज वे से पढ़ाया जाए और साथ साथ नोट्स बनवाया जाए। ये क्लास बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसी चल रही है। तो आप लोग अपनी नोट्स निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखते चलिएगा। तो चलते हैं, और उससे पहले आप लोग क्लास को लाइक और धमाकेदार तरीके से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए जो हम बोर्ड पर लिखेंगे, तो उसके लिए आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम क्लासों की PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो आज आपको लिखना है क्या, सिक्के। आप लोग हेडिंग डालिएगा सिक्के। सिक्के के अंतर्गत लिखिएगा अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त, क्या अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त, अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा, प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों, ढलवाए गए सिक्कों से, ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर, ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। आप लोग मेरे साथ नोट बनाते चलिएगा। उसके बाद लिखिएगा साधारणतया मिलती है। उसके आगे आप लोग अपनी नोट्स में लिखिएगा साधारणतया, साधारणतया 206 ईसा पूर्व, 206 ईसा पूर्व यानी BC, 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी, 300 ईस्वी यानी AD, 206 BC से लेकर 300 AD तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान, भारतीय इतिहास का ज्ञान, भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें, भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से
मुख्य रूप से सिक्कों द्वारा या मुद्राओं, सिक्कों या मुख्य रूप से सिक्कों या मुद्राओं की सहायता से होती है, की सहायता से होती है। आशा करते हैं कि आप लोग भी मेरे साथ लिख रहे होंगे और साथ साथ अपनी नोट्स बनाते होंगे। उसके आगे लिखिएगा, कुछ प्राप्त मुद्राओं में क्या, कुछ प्राप्त मुद्राओं में, कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथि, कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथि, क्या तिथियां लिखिएगा, तिथियां, कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी हैं, कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी हैं जो कालक्रम का निर्धारण करती हैं, जो कालक्रम का निर्धारण करती हैं, जो कालक्रम का निर्धारण करती हैं। उसके आगे लिखिएगा, आपसे कह रहे हैं साधारणतया 206 BC से लेकर 300 BC तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं से, यानी मुद्राओं की सहायता से होती है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में क्या, तिथियां भी खुदी हुई हैं, यानी उसमें तिथि भी लिखी गई है, जिससे हमें अगर जिस राजा की अगर मुद्रा है, अगर उसमें वो तिथि लिखी हुई है तो आपको उसके समय का निर्धारण हो जाएगा कि जो ये राजा है कितने से कितने समय तक रहा होगा। उसके आगे आप लोग लिखिएगा। चलते हैं आगे, सबसे पुराने सिक्के लिखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुद्राएं और सिक्के हैं किस चीज़ की बनती थी, तो आप लोग लिखिएगा सबसे पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना, तांबा, चांदी, सोना और शीशे, तांबा और शीशे धातु के बनते थे। शीशे धातु के बनते थे, यानी जो सबसे प्राचीन सिक्के थे, जो सबसे पुराने सिक्के थे, वो किस चीज़ के बनते थे, तो तांबा, चांदी, सोना और शीशे के सिक्के बनते थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस वंश ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए, क्या आपसे पूछा जाए कि किस वंश ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए, तो आप लोग आंसर देंगे कि जो सातवाहन वंश था। क्या, जो सातवाहन वंश था उन्होंने सबसे अधिक शीशे के सिक्के चलाए। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। क्या, किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, तो आप लोग आंसर देंगे कि जो गुप्त वंश था उन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। उसके आगे लिखिएगा, प्राचीनतम सिक्कों को जो ये सिक्के बनते थे, क्या, प्राचीनतम सिक्कों को, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्कों, आहत सिक्कों यानी आहत सिक्के भी कहा जाता था, भी कहा जाता था।
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे ये कोई एग्जाम में पूछा गया जाएगा कि जो सबसे प्राचीन सिक्के थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें आहत सिक्के, या इनका एक और नाम भी आपको कहीं कहीं पेपर में देखने को मिल सकता है कि आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के का, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। तो आगे लिखिएगा, आहत सिक्कों को ही क्या, आहत सिक्कों, आहत सिक्कों आहत सिक्कों को ही पंचमार्क, आहत सिक्कों को ही पंचमार्क सिक्का, पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था, भी कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि आहत सिक्कों को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग आंसर बताइएगा कि आहत सिक्के को पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। क्या, आहत सिक्के को पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। तो चलते हैं आगे। आहत सिक्के को पंचमार्क सिक्का कहा जाता है जो, लिखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पंचमार्क सिक्के थे या आहत सिक्के थे कब बने थे, तो आप लोग लिखिएगा जो पाँचवीं सदी के हैं, जो 5वीं सदी, यानी 5वीं सदी, जो 5वीं सदी के हैं। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें, और ये भी बताएं कि क्लास बिल्कुल सही चल रही है या नहीं चल रही, इसमें क्या परिवर्तन करना है, और आपको और भी कौन सी क्लासें चाहिए। तो आप लोग सभी चीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करें कि क्लास में क्या कमी रह गई है। अगर आप लोग बताएंगे तो हम अगले वीडियो से उसमें सुधार करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बताया करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं, इससे हमें बहुत दुख होता है। अगर आप लोग बताएंगे तो हमें अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ जाती है। तो आप लोग आशा करेंगे कि बताएंगे। तो लिखिएगा, जो 5वीं सदी के हैं, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के जो 5वीं सदी के हैं। अब आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इन आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्का क्यों कहा जाता है। क्या, कि जो आहत सिक्के हैं उन्हें पंचमार्क सिक्का क्यों कहा जाता है। तो आप लोग हमें आंसर बताइए, जो आहत सिक्के हैं उन्हें पंचमार्क सिक्का क्यों कहा जाता है। कुछ रीजन तो रहा ही होगा जो इन्हें पंचमार्क सिक्का कहते हैं। तो लिखिएगा, इन्हें ठप्पा मार कर बनाए, लिखिएगा, इन्हें ठप्पा मार कर बनाए, इन्हें ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही, इन्हें ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में, क्या, भारतीय भाषाओं में आहत सिक्के कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं। लिखिएगा, इन्हें आहत सिक्के क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण है। क्यों, कि इन्हें ठप्पा मारकर, इसमें कोई मुहर से ठप्पा मार दी जाती थी, उसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। तो चलते हैं आगे, आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जगह ना होने के कारण हम मिटाना पड़ रहा है। तो आप लोग लिख लीजिए, या हम बगल हो जाते हैं। अगर आप लोग को नहीं लिखना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे, इसे मिटाते हैं। उसके पहले आप लोग और लिखिएगा, पंचमार्क या आहत सिक्के, लिखिएगा, पंचमार्क या आहत सिक्के,
अगर आपसे पूछा जाए कि जो आहत सिक्के थे इनका चित्र यानी आहत सिक्कों पर चित्र किस चीज़ का था, तो आप लोग लिखिएगा पंचमार्क या आहत सिक्कों, क्या पंचमार्क या आहत सिक्कों, पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, सांड, हाथी, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि थे। सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि थे। इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट डाल के लिखिएगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादातर कहीं नहीं बताया जाता कि पंचमार्क की आहत सिक्कों पर किस चीज़ की, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्कों पर किस चीज़ का चित्र अंकित था, यह आपको बहुत कम मिलेगा। तो आप लोग इसे लिखिएगा पेड़, मछली, सांड और हाथी और अर्धचंद्र यानी आधे चांद का चित्र अंकित था। उसके आगे आप लोग लिखिएगा सर्वाधिक सिक्के। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सिक्के किस काल में चलाए गए, तो आप लोग लिखिएगा सर्वाधिक सिक्के, आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे, तो लिखिएगा सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में, क्या सर्वाधिक सिक्के, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने, जो मुख्यतः सोने चांदी, जो मुख्यतः सोने चांदी, तांबे, जो मुख्यतः सोने चांदी, तांबे के हैं। आप लोग लिखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सिक्के किस काल में बने, तो आप लोग आंसर देंगे जो सर्वाधिक सिक्के हैं वो मौर्योत्तर काल में बने। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौर्योत्तर काल में सिक्के बने वो किस के बने हुए थे, तो आप लोग आंसर देंगे सोना, चांदी, तांबा आदि के हैं। उसके आगे लिखिएगा अपनी नोट्स में, सातवाहन ने शीशे, लिखिएगा क्या, एक हुआ सातवाहन वंश, तो आप लोग लिखिएगा सातवाहन ने, ताहे अगर आप लोग इसे टा मत समझिएगा, सातवाहन ने शीशे, सातवाहन ने शीशे, सातवाहन ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने, सातवाहन ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने, तथा गुप्त शासकों ने चांदी के, तथा गुप्त शासकों ने सोने हो सकता है यहाँ पर, तथा गुप्त शासकों ने चांदी नहीं, गुप्त शासकों ने सोने, गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। उसके आगे लिखिएगा, अगर इतना अगर लिख लिया हो,
अगर आपसे पूछा जाए कि शीशे का सिक्का किसने चलाया तो आप लोग आंसर देंगे कि जो सातवाहन वंश था उन्होंने शीशे के सर्वाधिक सिक्के चलाए। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए तो आप लोग आंसर देंगे कि जो गुप्ता पीरियड था यानी गुप्त शासक थे उन्होंने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाए। उससे आगे लिखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए सिक्के तो बन गए, लेकिन आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीसीएस परीक्षा में ऑलरेडी पूछा गया है कई बार कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया, तो आप लोग लिखिएगा सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखिएगा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया, तो आप लोग आंसर देंगे कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया। एक यवन वंश हुआ तो उसी के शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य प्रारंभ किया। तो आप लोग अपनी नोट्स में लिखिएगा और उसके आगे चलते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है जो इंडिया के सभी एग्जामों में पूछा गया है और ऑलरेडी आगे पूछे जाने की भी संभावना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग लिखिएगा अपनी नोट्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस शासक को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, क्या किस शासक को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो आप लोग आंसर लिखिएगा अपनी नोट्स में। लिखिएगा समुद्रगुप्त को क्या समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है। अगर समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तो इससे हमें क्या पता चलता है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है वो वीणा का प्रेमी रहा होगा। क्या कि जो समुद्रगुप्त है वो वीणा या संगीत का प्रेमी रहा होगा। लिखिएगा इससे उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। लिखिएगा कि इससे उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक लिखे होंगे। उसके आगे आप लोग नोट्स डाल के लिखिएगा। क्या नोट डाल के लिखिएगा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार, ये तो साइंस का भी क्वेश्चन है कि साइंस में बहुत बार पूछा गया है कि जो आपको एक बताएंगे कि आपको शाखा पूछी जाती है तो उसी तरीके से लिखिएगा सिक्कों का अध्ययन। क्या नोट डाल के लिखिएगा सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स न्यूमिस्मेटिक्स
सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछा गया है कि जो सिक्कों का अध्ययन है क्या कहलाता है, तो आप लोग आंसर देंगे सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। उसके आगे चलते हैं। तो जो मेरा ये सिक्कों का पार्ट था ये ख़त्म हुआ। क्या जो साक्ष्य के अंतर्गत यानी जो भारतीय पुरातत्व के साक्ष्य के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभिलेख पढ़ लिया, स्मारक और भवन दूसरा टॉपिक पढ़ा, तीसरा टॉपिक आज हमने सिक्के पढ़ा और उसके आगे अब आज इसी लगातार चौथा और पांचवा टॉपिक और छठवां टॉपिक आज जो पुरातात्विक स्रोत है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आगे लिखिएगा, अब हेडिंग डालिएगा मूर्तियाँ। क्या आप लोग अपनी नोट्स में हेडिंग डालिएगा मूर्तियाँ। लेकिन उससे पहले जितने लोगों ने क्लास को लाइक ना किया हो सर्वप्रथम पहले लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो धन्यवाद। चलते हैं, हेडिंग डालते हैं। क्या मूर्तियाँ आप लोग हेडिंग डालिएगा अपनी नोट्स में मूर्तियाँ। उसके आगे लिखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण, अगर आपसे पूछा जाए क्या मूर्तियों का निर्माण प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में प्रारंभ हुआ। लिखिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मूर्ति निर्माण किस काल में शुरू हुआ, तो आप लोग लिखिएगा कि जो कुषाण काल है इसी काल में सबसे पहले मूर्ति बननी शुरू हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्ति निर्माण किस काल में प्रारंभ हुई, तो आप लोग आंसर देंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो मूर्ति निर्माण है इसका प्रारंभ कुषाण काल से माना जाता है। लिखिएगा, कुषाणकालीन मूर्तियों पर क्या जो कुषाण काल में मूर्तियाँ बनी, क्या बनी? कुषाण काल में मूर्तियाँ बनी। तो लिखिएगा, कुषाणकालीन मूर्तियों पर जो मूर्तियाँ बनी वैदेशिक प्रभाव है। क्या कुषाणकालीन जो मूर्तियाँ बनी इन पर वैदेशिक प्रभाव है। जो कुषाणकालीन मूर्तियाँ बनी इन पर वैदेशिक प्रभाव है। जबकि जो मथुरा कला में बनी, जो एक कुषाण काल में बनी, उसी में दो प्रकार की मूर्तियाँ बनी, एक जिन पर वैदेशिक प्रभाव था और जो दूसरी मूर्तियाँ बनी वो बनी कौन? मथुरा कला के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मथुरा कला के अंतर्गत। जो मूर्तियाँ मथुरा कला के अंतर्गत बनी उन पर भारतीय प्रभाव था। क्या जो मूर्तियाँ मथुरा कला के अंतर्गत बनी उन पर पूर्णतः स्वदेशी, यानी जो मूर्तियाँ कहाँ मथुरा कला के अंतर्गत बनी उन पर पूर्णतः जो मूर्तियाँ मथुरा कला के अंतर्गत बनी उन पर पूर्णतः स्वदेशी प्रभाव था। जो मूर्तियाँ मथुरा कला के अंतर्गत बनी उन पर स्वदेशी प्रभाव था, लेकिन जो मूर्तियाँ कुषाण काल में बनी उन पर वैदेशिक प्रभाव था। यानी कुषाण काल के अंतर्गत दो प्रकार की मूर्तियाँ बनी। जो मूर्तियाँ मथुरा कला के अंतर्गत बनी वो भी बनी कुषाण ही काल में हैं, लेकिन वो कहाँ बनी है? मथुरा कला के अंतर्गत बनी हैं। उन पर वैदेशिक यानी स्वदेशी प्रभाव था, लेकिन जो मूर्तियाँ कुषाण काल में बनी उन पर वैदेशिक प्रभाव था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे। लिखिएगा, भरहुत बोध गया। क्या भरहुत एक स्तूप है। भरहुत बोध गया
सांची तथा अमरावती की भरहुत बोध गया, सांची तथा अमरावती, सांची तथा अमरावती की मूर्तिकला, लिखिएगा, अमरावती की मूर्तिकला की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन के अति सजीव झलक देखने को मिलती है। क्या? जीवन के अति सजीव झलक देखने को मिलती है। तो आप लोग लिखिएगा कि जो भरहुत बोध गया, सांची तथा अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण यानी जैसे आम लोग रहते हैं, जनसाधारण के जीवन के अति सजीव यानी बिल्कुल एक तरीके से मानव जैसे होता है उसी तरीके की मूर्तियाँ बनी हैं, तो उसमें अति सजीव झलक देखने को मिलती है। तो आप लोग इसे लिखिएगा। आपको इतना बेहतरीन तरीके से नोट्स बनवाया जा रहा है, ऐसी आपको YouTube पर कहीं क्लास नहीं मिलेगी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। चिल्लाने से आजकल कुछ होता नहीं, अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाए तो वही सबसे बड़ी आपकी मेहनत होती है। तो आप लोग अगर साथ साथ नोट्स बनाएंगे, खुद मेहनत करेंगे तो आप 100% सेलेक्ट होंगे। तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। वीडियो आज तक देखने से कुछ हुआ नहीं, अगर आप लोग उससे अगर कुछ सीख ना पाएँ तो इसीलिए हम आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक कंसाइज वे में आपका नोट्स बनवाते हैं। तो आप लोग से मेरी निवेदन है कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। चलते हैं आगे। अब ये जो मूर्तियाँ हुई ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ, उसके आगे आप लोग लिखिएगा चित्रकला। क्या? चित्रकला। मूर्तियों के आगे आप लोग अपनी नोट्स में हेडिंग डालिएगा चित्रकला। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले कि क्लास कैसी लग रही है, और क्लास में जो कमियां हों उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करें। तो आप हेडिंग डालिएगा चित्रकला। क्या? चित्रकला। चित्रकला। आप लोग चित्रकला से क्या समझते हैं? जो चित्रकला है, अगर अपनी अभिव्यक्ति कोई चित्रों के माध्यम से, क्या अपनी अभिव्यक्ति कोई चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है तो उसी को चित्रकला कहा जाता है। तो आप लोग लिखिएगा चित्रकला में अजंता के चित्रों में मनोभावन। क्या? जो अजंता है, अजंता आपसे अगर पूछा जाए तो कहाँ है अजंता? महाराष्ट्र में। लिखिएगा अजंता के चित्रों में। क्या? अजंता के चित्रों में मनोभावन। अजंता के चित्रों में मनोभावन की सुंदर झलक मिलती है। अजंता के चित्रों में मनोभावन की सुंदर दशा, मनोभावन की सुंदर दशा मिलती है। मनोभावन की सुंदर दशा मिलती है। उसके आगे लिखिएगा चित्रकला में माता और शिशु। क्या? अजंता के चित्रों में मनोभावन की सुंदर दशा मिलती है। आगे लिखिएगा चित्रकला में माता और शिशु, माता और शिशु, चित्रकला में माता और शिशु
तथा मरणासन राजकुमारी तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का कलात्मक उन्नति का पता चलता है। तो आप लोग लिखिएगा अजंता की चित्रकारी से मनोभाव की सुंदर दशा मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसी चित्रों से गुप्त काल, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये मरणासन राजकुमारी और माता और शिशु का चित्र है वो किस काल में बना है, तो आप लोग इसे बताएंगे कि ये गुप्त काल में बना है। इन्हीं दो चित्रों से गुप्त काल के जो कलात्मक उन्नति है, यानी जो गुप्त काल में कला कितनी अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति पर पहुंच गई थी, उसका अध्ययन हमें होता है। तो आगे लिखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहेंगे और इसे लिख लिए होंगे। तो आगे लिखिएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र। आपसे एक क्वेश्चन हम आज पूछ रहे हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये जो मरणासन राजकुमारी है ये अजंता के किस गुफा नंबर में है, आपको बताना है क्या। जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है वो अजंता की किस गुफा नंबर में है, आपको गुफा नंबर का नाम बताना है और उसे किस गुफा के नाम से जाना जाता है। आप लोग आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र क्या? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। आपसे पूछा जाएगा कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कहाँ पर है, तो आप लोग लिखिएगा महत्वपूर्ण है जो अजंता में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है वो कहाँ पर है, तो आप लोग आंसर बताएंगे कि जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है वो अजंता में है। कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ पर है, तो आप लोग आंसर बताएंगे कि जो बोधिसत्व पद्मपाणि है उसका चित्र अजंता में है। तो अब आप लोगों से एक क्वेश्चन और है होमवर्क का कि जो ये बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है ये किस गुफा में है, यानी गुफा नंबर आपको बताना है क्या, कि जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है वो किस गुफा नंबर में है। और आपको एक क्वेश्चन ये हमने दिया था कि जो मरणासन राजकुमारी है क्या, जो मरणासन राजकुमारी है इसका चित्र किस गुफा में है, यानी गुफा नंबर दोनों का आपको बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग पूरी क्लास देखेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके आगे चलते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा मुहरे, क्या मुहरे, हेडिंग डालिएगा आप लोग। लिखिएगा मुहरे।
क्या मुहरें लिखिएगा अपनी नोट्स में। अवशेषों से प्राप्त मुहरों से अवशेषों से प्राप्त अवशेषों से प्राप्त अवशेषों से प्राप्त अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। लिखने में बहुत सहायता मिलती है। बहुत सहायता मिलती है। उसके आगे लिखिएगा, मुहरों से व्यापारिक धार्मिक, क्या मुहरों से किस किस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं? लिखिएगा, मुहरों से व्यापारिक धार्मिक, क्या मुहरों से व्यापारिक धार्मिक आर्थिक जीवन के बारे में आर्थिक जीवन, अपनी नोट्स में आगे लिखिएगा, आर्थिक जीवन के बारे में, क्या आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। लिखिएगा, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। उसके आगे लिखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और क्या लिखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों में मिट्टी की मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थिति का ज्ञान होता है। धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। अवस्थितियों का ज्ञान होता है। आप लोग अपनी नोट्स में लिखिएगा, क्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त किस चीज़ की मोहरें मिली हैं? मिट्टी की मोहरों में बने उसमें एक धार्मिक प्रतीक बना हुआ था। क्या? एक धार्मिक प्रतीक यानी धार्मिक चिन्ह बना हुआ था। उससे उनके धार्मिक अवस्थिति की, इनका यानी धर्म क्या रहा होगा का ज्ञान होता है। तो आप लोग इसे लिखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई
और अगर आज की क्लास समझ में आई है तो आप लोग क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए कि मैंने जितना अभी तक बोर्ड पे लिखा है, अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलें कि आज की क्लास कैसी लगी। जो भी कमी रहे उसे आप बेहिचक कमेंट में लिख दिया करें, उससे हम अगले वीडियो में सुधार करेंगे। अगर आपको इसके अलावा, इतिहास के अलावा अगर और भी कोई क्लास पढ़नी है तो आप लोग उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं, कल से हम वो भी क्लास चालू करवा देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।